जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक श्रृंखला लेकर आया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यानी दिसंबर 2012 के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी टोटल 22 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो वो पूरे 22 शिफ्ट के एग्ज़ाम का यानी ईवीएस का जितना भी सॉल्यूशन है वो मैं करा रहा हूँ। अभी तक मैंने 9 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट से जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है जो मैं लेकर आया हूँ। 24 जनवरी 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला जो क्वेश्चन है ये पहली दी गई है कि कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती है। अब बताइए, कुहू कुहू की आवाज़ कौन करता है और मधुर मधुर गीत किसकी लगती है? क्या वो तोता की लगती है? क्या तोता कुहू कुहू की आवाज़ निकालता है? मैना निकालती है या फाख्ता निकालता है? कौन निकालता है? कोयल। ऑप्शन नंबर डी, कोयल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ साथ घास कौन खाता है? हिरण। और हिरण को कौन खाता है? बाघ। तो कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ संख्यों बाद। तो बताइए, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिरण खाए जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जनसंख्या कम हो जाएगी हिरणों की, तो बाघ क्या होंगे? क्या वो बढ़ेंगे? क्योंकि जब हिरण ही नहीं बचेंगे तो फिर बाघ क्या खाएगा? घास का तो कोई रिलेशन ही नहीं, घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। बाघ कैसे बढ़ेंगे जब हिरण ही नहीं रहेंगे? तो बाघ तो हिरण को खा रहे हैं ना। बाघों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब बाघ अपनी खाने की आदत को बदल देगा, क्या बाघ घास खाने लगेगा? ये तो हो नहीं सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 था। दिसंबर 2020 में जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी प्रदूषण से रिलेटेड है, वो कितना था? 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? वायु मात्रा सूचकांक को, कि ये वायु मात्रा सूचकांक को चिन्हित करता है, वायु प्रमात्रा सूचकांक को, वायु गुणवत्ता सूचकांक को, या वायु द्विघाती सूचकांक को? क्या इसका राइट आंसर होगा? ये वायु की गुणवत्ता को बताता है कि वायु कितनी शुद्ध है या अशुद्ध है, ये उसको बताएगा, उसकी गुणवत्ता को बताएगा, उसको जो प्योरिटी है या क्वालिटी है उसको बताएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? स्तनधारी परिवार का। तो देखिए, स्तनधारी परिवार की बात करें तो देखिए, एक मिनट। तो देखिए, पहला है व्हेल होगी, दूसरा है मेढक होगा, तीसरा है कबूतर होगा, या चौथा छिपकली होगी। तो स्तनधारी में कौन आएगा? जो कशेरुकी जंतु होते हैं वो सभी किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं। यानी जिनमें क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो सभी किस में आएंगे? स्तनधारी में। मेढक होगा नहीं, छिपकली होगा नहीं, कबूतर होगा नहीं, व्हेल मछली क्या है? यह एक स्तनधारी है। तो देखिए, जलीय जीव में 2 जीव आपको मिलेंगे,
एक आपको व्हेल मिलेगी और एक आपको डॉल्फिन मिलेगी। ये अपवाद में आएंगे, मछलियों के अपवाद में कौन कौन आपको देखने को मिलेगा? डॉल्फिन और कबूतर, सॉरी डॉल्फिन और व्हेल, ये दोनों क्या होती हैं? स्तनधारी होती हैं। ये जो मछली वर्ग है ये इनका अपवाद होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लंगर की प्रथा संकेत करती है। तो सबसे पहले लंगर की बात कर लें। लंगर क्या होता है? लंगर जो होता है ये पवित्र भोजन होता है जो सिख धर्म के महत्वपूर्ण एक संकल्पना हम कह सकते हैं। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक जी, उन्होंने क्या किया कि जाति, धर्म और वर्ग समुदाय बिना भेदभाव किए लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन उपलब्ध कराने की क्या की थी? व्यवस्था की थी। किसने? गुरु नानक जी ने। तो ये उनके द्वारा चलाया गया क्या था? मुफ्त रसोई था, यानी मुफ्त भोजन कराया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये माध्याह्न भोजन था? गलत। क्या एकत्रित दान था? गलत। पवित्र भोजन था? ये भी हटा दीजिए, पवित्र तो भोजन था ही वो, लेकिन कैसा भोजन था? मुफ्त भोजन था, यानी मुफ्त समुदाय रसोई थी। मतलब समुदाय के सभी लोग उस भोजन को मुफ्त में क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पवित्र भोजन है, लेकिन वो कैसा भोजन है? मुफ्त में, यानी मुफ्त समुदाय रसोई है, लोगों को वहां पर मुफ्त में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं, यानी भूमि के नीचे जो जल है उसको क्या कहते हैं? चट्टानों के बीच। अगर भूमि के अंदर जो है तो हम कहते हैं ना वो अंडरग्राउंड वाटर है, लेकिन वहां पर चट्टाने भी हैं, तो वहां पर उसको भूमिगत जल नहीं कह सकते हैं, उसको गुप्त जल नहीं कह सकते हैं, उसको दू स्थित जल नहीं कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? जल भर कहेंगे। क्या कहेंगे? जल भर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप लोग जानते होंगे। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, लगभग मुझे लगता है कि अगर 22 शिफ्ट हुए होंगे तो 12 से 15 शिफ्ट में हाथी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो देखिए, पहला है हाथियों के बारे में कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करना। पहला है 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बिल्कुल 200 केजी होता है 2 क्विंटल, तो ये तो सही हो जाएगा। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये भी बात सही है। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। गलत। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार होते हैं। ये भी एकदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं सॉल्व करा रहा होता हूँ तो ध्यान नहीं दे पाता हूँ, जिसके कारण हो सकता है, कोशिश तो यही मेरी रहती है कि किसी भी प्रैक्टिस सेट में कोई भी रॉन्ग आंसर ना कराऊं। पूरी कोशिश यही रहती है। बाई चांस धोखे से अगर कभी ऐसा हो जाता है कि ये क्वेश्चन धोखे से टिक कहीं लगाना चाहता हूँ, लग कहीं जाता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात करते हैं कि आप कमेंट करके बताते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ कि क्या उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रहा? क्या गौरैया तो होगा नहीं, कौवा होगा नहीं, कबूतर होगा नहीं। क्या राइट आंसर होगा? उल्लू की आंखें। किसकी आंखें? उल्लू की आंखें। तो हम अगर उल्लू की बात करें तो जो उल्लू की आंखें होती है उसके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं। और उल्लू कैसा प्राणी है, मतलब कैसा पक्षी है? वो मांसाहारी पक्षी है। कैसा पक्षी है? मांसाहारी।
उल्लू जो है ये अपनी गर्दन को सिर्फ 270 डिग्री तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है। उल्लू अपनी आंखों को 270 डिग्री तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, संकटात्पन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। तो लोकटक झील की पहले बात कर लें कि लोकटक झील कहाँ है। तो लोकटक झील कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है लोकटक झील, मणिपुर में। और मणिपुर में एक बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इस यहाँ पर केवल संगाई जो हिरन होते हैं उनको क्या किया गया है, लोकटक झील में जो संघाई हिरन है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उनको संरक्षित किया गया है। कहाँ पर, संगाई में। तो इसका जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगाई क्या होगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीट बच्ची पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं। बताइए, कीटों से क्या प्राप्त करेंगे, आप खुद सोचिए। क्या वायु प्राप्त करेंगे, तो वायु तो उनको ऐसे ही मिल रही है। क्या मृदा प्राप्त करेंगे, तो मृदा में तो ये होते ही है ये। क्या जल प्राप्त करेंगे, तो जल तो उनके जड़ों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। क्या नहीं प्राप्त हो पाता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या नहीं प्राप्त होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो देख लीजिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगर हम 5 जून की बात करें तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। 11 जुलाई, ये जून नहीं है, क्या है ये 11 जुलाई है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, हमको क्या बताना था, विश्व जल दिवस, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है क्या, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। गलत। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी गलत। ध्यान देना ऑप्शन में, यहाँ 14 वर्ष तक बोला है। अगर 6 से 14 वर्ष तक बोलता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर केवल 14 वर्ष तक बोला गया है, तो कब से, ये तो नहीं बोला गया ना कि कब से 14 वर्ष तक। अगला ऑप्शन, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं 18 वर्ष का, हमें कितने तक बोला गया है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है, इनको उचित क्रम में लगाना है। सोचो, आपसे मैं कहूँ कि आपको क्या करना है कि प्याज का पेड़ लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीज को बोएंगे। पहले क्या करेंगे, बीज को बोएंगे, नहीं, पहले क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, यानी पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, मिट्टी की गुड़ाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, यानी ए नंबर फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम बीज को बोएंगे,
फिर क्या करेंगे? अब बीज तो हमने बो दिया, अब हम क्या करेंगे? फिर मान लो खरपतवार लग गए तो उनको नष्ट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बी से रिलेटेड है। फिर अब प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालेंगे तो डी फोर्थ पे आएगा, और सी जो है ये किस नंबर पे आएगा? फिफ्थ नंबर पे आएगा। यानी ए फर्स्ट नंबर पर आएगा, ई सेकंड नंबर पर आएगा, बी थर्ड नंबर पे आएगा, और डी फोर्थ पे, और सी फिफ्थ पर आएगा। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है कि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है। क्या ऐसा होता है क्या? गलत। आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं, यही एकदम क्या हो जाएगा? राइट। वह एक अनैच्छिक क्रिया है। गलत। साथी को आकर्षित करने के लिए, ये भी गलत। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अब यहां पर देखिए, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई, कहाँ रिकॉर्ड की गई? तो देखिए, भारत का में जो एक राज्य है, कौन सा? मेघालय। और मेघालय में ही क्या पड़ता है? मासिनराम। मेघालय में क्या पड़ता है? मासिनराम। तो यहाँ पर एक वर्ष औसत वर्षा जो थी 10,000 मिलीमीटर, कितनी? 10,000 मिलीमीटर जो वर्षा थी वो क्या की गई? रिकॉर्ड की गई। कहाँ पर? मासिनराम में। और मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहले क्या होता था, मासिनराम के पहले क्या था? चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में कौन है? मासिनराम। क्वेश्चन नंबर 16, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है। किसकी सहायता से? ग्लोब की सहायता से। कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है, और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जो टीचर कल्याणी है उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन पर नजर डालिए। पहला ऑप्शन है, उसे बच्चों को हंसना बंद करने और अनुशासन, बच्चों के लिए आप अनुशासन शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं, तो पहला तो एकदम गलत हो गया। उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होता है। अगला ऑप्शन, उसे विद्यार्थी से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना। अगर विद्यार्थी खोजेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, बशर्ते हम उसको केवल उत्तर बता दें या ऐसे समझा दें। उसको खोजने के लिए अगर देंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और डी क्या है? उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पड़ेगा और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ये कोई बात नहीं हो गई। अगला, निदा को रोज स्कूल से देर आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा काम, घर का सारा काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगी? बताइए। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है,
निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे, ये तो कोई बात नहीं हो गई। और अगले आगे बढ़िए, निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे उसे स्कूल पर आने के लिए सहायता करें। स्कूल तो वो आ ही रही, उसमें वो क्या सहायता करेंगी। निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। और अगला ऑप्शन पे नजर डालिए, कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान डालिए, निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। केवल निदा नहीं, माता जी तो उसका हाथ बटा सकती हैं ना, कि केवल उसी से कहेंगे जाओ बेटा तुम ही पूरा घर का काम करो और इसके बाद घर का काम करने के बाद तभी स्कूल जाओगी। अभी तो वो बच्ची है तो उसका हाथ बटा सकती ना, वो थोड़ी बहुत तो मान लीजिए वो मदद करेगी, बाकी घर के और भी सदस्य मिलकर भी तो उसका काम बटा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए बताइए। एक पर्यावरण की कक्षा है, उसमें शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए। पहला है आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त हो, यानी आसपास से प्राप्त हो, ये सही बात है। केवल हाई डिफिनेशन को महत्व ही मत दीजिए आप। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर डिफिनेशन वगैरह की बात आ जाए उनको तुरंत क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। ये हमेशा निगेटिव सेंस देते हैं। सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित या सदैव प्रयोग पर आधारित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल क्या होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, केवल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। प्राथमिक कक्षा में ध्यान दीजिए, हम प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक अवधारणा का निर्माण करना, आदत निर्माण, खोजने का आनंद या सूचना। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन पे ध्यान डालिए, क्या आ गया, खोजना। जहाँ पर खोजना आ जाए यानी बच्चा स्वतंत्र है, बच्चा खुद खोज करेगा, खुद अन्वेषण करेगा, वहाँ पर उसको ज़्यादा समझ में आएगा, उसका वो ज़्यादा आनंद लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। गतिविधि हो रही है उसकी कौन उपयुक्त व्याख्या करता है। पहला है गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बिल्कुल सही बात है। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। क्यों भाई, बड़ी कक्षाओं में क्या मुश्किल होगी उसमें। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं होता है, पाठ्यक्रम पर हमें बात ही नहीं करनी है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और हमें सीखने में क्या करती है, सहायता करती है। यानी ए एंड डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए और डी कहाँ पर है, तो ए और डी सी ऑप्शन, यानी हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। पहला क्या है, प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उसकी पुष्टि कर सकें। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, गलत। प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सकें, ये तो होगा नहीं। दूसरा, प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करें। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी क्या पाठ्य पुस्तक को रट्टा मार पाएगा, उसको समझ पाएगा, वो तो जब तक खुद से नहीं करेगा ना तब तक वो कहाँ समझ पाएगा, तो इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरे में क्या बोला गया है, प्रयोग के परिणाम
पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए, जिसे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करे, स्वयं जांच पड़ताल करे और उसका क्या करे, पता करे, सामान्यीकरण कर सके। तो ये इसलिए बी एकदम क्या होगा, राइट होगा। बी एकदम क्या होगा, राइट होगा। सी पर आते हैं। प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए, यानी बच्चे को आप कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं अगर आप शिक्षकों के द्वारा, तो ये निगेटिव सेंस देगा, इसलिए सी नहीं हो सकता है। और डी की ओर अगर हम बढ़ें तो डी क्या हो जाएगा, प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए, क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल और सामान्यीकरण के बारे में है। यानी इसका क्या सही होगा, बी। कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और डी। बी और डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन है, 22। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है, छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगों की तस्वीरें उपलब्ध कराना। बच्चों को क्या करना, तस्वीरें उपलब्ध कराना। अरे आप उसको वातावरण में खुद ही ले जाइए, आसपास के बगीचे वगैरह में ले जाइए, वहाँ खुद ही वो पत्तियों के फूलों वगैरह को देख लेगा। दूसरा, छात्रों को रेखा चित्र में संलग्न करना, निपुण बनाना, हटा दीजिए इसको। सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों को पौधों एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। बिल्कुल सही बात है, उसको खुद खोज के लिए देना, उसे कहना अपने आसपास के पड़ोस में जाओ और पेड़ पौधों को देखो, ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। और डी क्या कह रहा है, पत्तियों तथा फूलों से संबंधित पत्तियों को भली प्रकार से दोहराना, ये कोई राइट आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। अगला, भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं। देखिए ध्यान देना, भीम अपने बागवान यानी वहाँ बाग का जो माली है उससे कह रहा है, क्या कह रहा है, फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशल को प्रदर्शित किया जा रहा, तो देखो पहली बात तो भीम ने क्या किया, अवलोकन किया, यानी उसने देखा समझा चीज़ों को, अभी प्रयोग तो किया नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया, प्रश्न किया है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया भी नहीं किया है, यानी ए और सी किसमें मिलेगा, डी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी हैं। शबनम कहती है, क्या कहती है शबनम कहती है कि दीदी छोटे पौधों पर बैठी है। दीदी किस पर बैठी है, छोटे, एक मिनट कहाँ चला गया, दीदी छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर नहीं मार रहे हैं। मतलब दीदी बगीचे पे घास के ऊपर बैठी हैं तो दीदी घास को मार रही हैं जैसे हम लोग चींटियों के ऊपर चढ़ के चींटियों को मारते हैं, ऐसा क्वेश्चन कर रहा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधों की पत्तियां क्षतिग्रस्त होने पर जिंदा रह सकती हैं। बिल्कुल गलत, क्या हो जाएगा, पहला तो एकदम ही गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वो आधार से सुरक्षित रहता है। और आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर तो बच्चों को मौका दिया गया ना, यानी यहाँ पर वो खुद अनुभव कर रहे हैं। अगला ऑप्शन व्याख्या यानी डी तो वैसे भी नहीं होगा, व्याख्या तो आप कर ही नहीं सकते। बी भी सही है, बी भी अगर एक तरीके से देखें तो थोड़ा सा मुझे एकदम थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दे रहा, लेकिन सीटेट में ये नहीं चलता है। थोड़ा सा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यानी ऑप्शन नंबर सी
यहाँ पर इन दोनों में सबसे बेस्ट है, इसलिए इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। कविश एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है। कविश जो है कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का क्या एक शिक्षक है। अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। यह प्रयास कर रहा है किस पर? सृजनात्मक निबंध लेखन पर। वो किस पर प्रयास कर रहा है? छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का। गलत। कल्पनाशीलता तथा मित्र सोच को प्रोत्साहित करने का। बिल्कुल सही बात है, यानी उसमें कल्पनाशीलता को बढ़ा रहा है और मित्र सोच को प्रोत्साहित कर रहा है। शिक्षण के प्रति व्यवहार पद्धति ये होगा नहीं। प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका केवल बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है, यानी बाढ़ें आती हैं, को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का संबंधित उपयुक्त हल है? कक्षा में चर्चा करना तो अच्छी चीज़ है, लेकिन चित्र दिखाना, केवल चित्र से नहीं समझ में आएगा। क्रियाशील मॉडल, अगर आप मॉडल दिखा दें बच्चों को, क्या दिखा दें? मॉडल, मतलब दिखाए मॉडल में कि क्या कारण हो सकता है, क्यों वहाँ बाढ़ आती है, इस प्रकार का उसको एक ऑब्जर्वेशन कराएं मॉडल की तरह। अब वहाँ पर बाढ़ वाले इलाके में तो ले जाके खड़ा नहीं कर देंगे कि जाओ बच्चों जाओ बाढ़ में देखो जाके क्यों बाढ़ आ रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला 27 कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हीरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। आम का पन्ना जो गर्मियों में पिया जाता है। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है? देखिए, संवेदीगामक सबसे पहली अवस्था क्या है? संवेदीगामक अवस्था। तो इस अवस्था में तो है नहीं, वो समझ नहीं पा रही, यानी किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी उसको अभी क्या है? अभाव है, उसको चीज़ों के बारे में अभी कम नॉलेज है। और जीन प्याजे की जो दूसरी अवस्था है, यानी 4 से 7 वर्ष या 3 से 7 वर्ष हम कह सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नता वाले विद्यार्थी को शामिल करना संभव है। वैयक्तिक भिन्नता वाले विद्यार्थी को शामिल करना संभव है। पहला है, प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य दें, हटा दीजिए। आसान कार्य, हटा दीजिए। विषम समूह से कार्य कराकर, बिल्कुल सही बात है, विषम समूह से कार्य कराकर। यह सभी विद्यार्थियों को समान तरीके से पढ़ाकर, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, समा देख नहीं सकती है, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती हैं, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता है। वह अपनी मम्मी से कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं आता। समा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त है? बताइए। समा से बात करें, समझाएं कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों से बात करके उन्हें समा से दोस्ती करने को कहें। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाली एक नाटक की योजना बनाए। बिल्कुल सही है। अगला, शिक्षक के साथ बात करके सुनिश्चित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वह समा को समझ में आए।
ये भी सही ऑप्शन है, यानी सी और डी। सी और डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है। किसका यूज हो रहा है? पाठ्य पुस्तक का। आप प्रक्रिया कौशल में पाठ्य पुस्तक तो क्या होंगी? कम प्रभावी होंगी, यानी सही बात है। सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक में कहाँ अवसर मिल पाएगा। प्रोत्साहन देना नितांत आवश्यक, ये कोई ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रिया कौशल में विकास में कम प्रभावी कौन? पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। डी इसका मतलब सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।